आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में भी मैंने कहा था आपसे कि मैं और इतिहास पढ़ाऊंगा। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी और सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में हमने तथ्य के अनुसार ये देखा था कि कैसे उसे और इतिहास कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम वैदिक काल, और वैदिक काल भी और इतिहास ही है। अगर आप लोगों को कम नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि इस जमाने में वेद लिखे गए थे, लेकिन वेद इस जमाने में लिखे नहीं गए थे। उनकी शुरुआत हुई थी, वो मौखिक हुई थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी वेद आगे बढ़े थे। फिर बहुत सालों बाद, कई सौ साल बाद वेदों को लिखा गया, और जिसमें सबसे पहला वेद जो लिखा गया था उसका नाम था ऋग्वेद। तो अभी से आप लोग इस सीखना स्टार्ट कर दीजिए कि वेदों को वैदिक काल में नहीं लिखा गया, वहां से मौखिक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, और वो कितनी मॉडिफाई रही या कितना उनमें बदलाव आया वो आप जानते होंगे। 100 साल बाद एक कहानी को या एक बात को कहने में कितना तरीका उसका बदल जाता है। चलिए, ये सब बातें आपको सोचनी है और आपको एजुकेटेड पर्सन बनना है। अपने दिमाग से तर्क और वितर्क करना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी टीचर और किसी भी किताब पे खूब ज़्यादा यकीन मत कीजिए जब तक उसको देख नहीं लेना है कि ये ठीक है या ये गलत है। जैसे आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक से बहुत ज़्यादा इतिहास निकल निकल के आ रहा है, और उसने आपके दिमाग को दूषित कर दिया है, जो बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा आपके एग्जाम में, और बिल्कुल भी काम नहीं आएगा अगर आप एक राइटर बनते हैं या आप कहीं पर ऑफिशियली डिबेट करते हैं या कहीं समझदारों के बीच बैठते हैं। तो ये आपको नुकसान दे जाएगा अगर सामने वाले को अच्छी नॉलेज है। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे ऊपर या किताबों के ऊपर यकीन नहीं करना है, सिर्फ हमें सुनना है और उस तथ्य को देखना है, फिर उस पर यकीन करना है। अब हम लोग अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ ली थी पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेरे मुंह से और मेरी बातों से जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम प्राचीन भारत को क्रॉस नहीं कर लेंगे, क्योंकि जहां से हम शुरुआत करते हैं वहीं से ही चीजें निकल निकल के आती हैं। हाँ, ये बात है कि 99% ये चैप्टर आज ये समाप्त हो जाएगा, और इसका बहुत ही छोटा सा हम सहारा लेके वैदिक काल को स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आपको किताबों में बहुत बहुत ज्यादा समय ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो सारे ही गलत हैं। जो ऑफिशियली है, जो ठीक है, जो मैंने बहुत देख के एक पे मैं राजी हुआ हूँ खुद से, वो ये है। यही समय है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपसे यूपीएसआई में और दीगर एग्जामों में वो पूछता हुआ नजर आता है तो आपको यही वाला लगाना है, बाकी सारे गलत हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समापन जो था वो बहुत ज्यादा माना जाता है कि आर्थिक कारण रहा, और बहुत से इतिहासकारों ने उसको उस सभ्यता को खत्म होने के बहुत से राज बताए। लेकिन जो हमारी नॉलेज, जो हमारा जो यकीन है, वो यहाँ पर आके रुक जाता है कि सिंधु नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई। वो अपने साथ कीचड़ मिट्टी इतनी मात्रा में लेके आई कि उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और उसे दबा दिया। तभी तो कोई इतना बड़ा शहर मिट्टी के नीचे दबेगा। हाँ, कुछ और वजह हो सकती हैं अगर हम उसे रोशनी में देखें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नॉलेज और किताबों में जो सबसे बड़ी वजह मानी गई है वो बाढ़ ही इसका कारण माना गया है। चलिए, सभ्यता ये यहाँ पर समाप्त हुई। फिर जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगी उसका भी टाइम देख लीजिए। ये होगी आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यानी अभी जो आपको समय पढ़ना है वैदिक काल का, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई भी इतिहास का हिस्सा आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको उसका समय नहीं पता, उसका कालखंड नहीं पता, आपका तुक्का लगाने का एग्जाम में जो तरीका है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। जैसे आपने बहुत से बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे विकास सर हैं, इन लोगों से सुना होगा कि यूपीएससी में जब क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 80% या 85 या 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो बिना डायरेक्ट पढ़े हुए आते हैं। 10 ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट किताबों से मिल जाते हैं, बाकी सारा हम जोड़ जाड़ के अपना तुक्का ही लगाते हैं, और वो तुक्का कितना सटीक बैठता है
वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ा है। तो उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आपको कालखंड पता नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। सबसे बड़ा अंतर एक और है सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, वो भी आप देख लीजिए। ये सभ्यता शहरी थी, पक्के मकान, व्यवस्थित चीजें, व्यवसाय, सब कुछ यहाँ मिलता है जो शहरों में मिलता है। और ये व्यवस्था आपकी सभ्यता ग्रामीण थी। सबसे बड़ा अंतर, ये क्वेश्चन आपसे वन लाइनर या छोटे एग्जामों में पूछ लेता है और बड़े एग्जाम में भी काम में आया, क्योंकि ये पूरी पूरी सोच है अपने आप में। जो आप तुक्का लगाओगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको ये कंफर्म पता है कि ये चीज शहरी है और ये चीज ग्रामीण है, तो आप तुक्का लगाने में आपको आसानी होगी। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिए, वो यहीं से स्टार्ट है। मैं कोई फालतू बात आपसे करना नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं मेरे मुंह से जितनी भी बातें निकले वो सारी आपके काम की हो। तो देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड हो गया और फिर वैदिक सभ्यता का कालखंड हो गया। ये पूरा मेकअप करते हैं हमारे माइंड का। और फिर शहरी और ग्रामीण, यानी 4 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं जो आपको तुक्का मारना सिखाएंगे, जो आपको बोलना सिखाएंगे, जो आपको किताबों को पढ़ना सिखाएंगे, और जो हम जैसे टीचरों की जो बातें उन्हें समझना सिखाएंगे। वरना कोई भी टीचर यूट्यूब पे आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना के चला जाएगा। आपकी पढ़ाई जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से और एक दिशा में होना चाहिए। चलिए, अब हमने इतना कुछ देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ कुछ अंतर दिख रहा है, कम से कम 150 साल का। हाँ, ये 150 साल खामोश हैं। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ। जो अंदाजा लगाया गया वो यहाँ से लगाया गया और यहाँ से लगाया। जब ये सभ्यता पूरी मिट्टी के अंदर दब गई थी, मिट्टी में मिल गई थी, ये कालखंड खामोश रहा था। और फिर यहाँ से चीजें स्टार्ट है। जो 1500 ईसा पूर्व से चीजें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, या वेदों के सहारे से पढ़ने को मिलती हैं, वो चीजें स्टार्ट होती हैं आपकी 1500 ईसा पूर्व से। तो आप ये भी पता होना चाहिए कि इतिहास का इतना कालखंड अनजान है और खामोश है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात होती है कि इनका जो मेन लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया, तो सारे इतिहासकार एक मत है इस बात पे कि वैदिक काल के लोग इंडिया के नहीं थे। वो या तो मध्य एशिया से या उत्तरी ध्रुव से आके यहाँ पर बस गए थे और उनका नाम क्या था? आर्य। मेरी बातें आपको सारी चीजें वो क्लियर कराती जाएंगी जो आपको अंधेरे में लगती हैं। मैं सब सब चीज आपको सटीक दूंगा। तो देखिए, इतिहासकारों ने ये तो क्लियर किया कि जो आर्य थे वो यहाँ के निवासी नहीं थे। वो या तो मध्य एशिया से आए थे या ऊपर उत्तरी ध्रुव से आए थे। और इसमें भी अगर हम मध्य एशिया मध्य एशिया और अगर हम उत्तरी ध्रुव में भी तुलना करें और इतिहासकारों की राय देखें, तो इसमें बहुत कम लोग राजी हैं कि यहाँ से आए थे। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो इस पे ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जब एकमत हुए और उन्होंने इस बात को देखा और समझा और जाना, तो उन्होंने इस पे मोहर लगाई कि हाँ, जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बाल गंगाधर तिलक के चाहने वाले हैं तो आप इसी को मान लीजिए, या आप मैक्स मूलर या दीगर जो आपके राइटर हैं, इतिहासकार हैं, आप उन्हें मानिए। आप जो है वो तथ्य के साथ चलिए। और आप ये देखिए, अगर आपका टारगेट नौकरी है तो आप उसको क्लियरली, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा और ये आपका मैक्स मूलर और जो अदर राइटर हैं उन्होंने कहा, और जो ज्यादातर सहमत हैं वो इस पे हैं और इस पे बहुत कम सहमत हैं, तब मोहर लगा दी जाती है इस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने ये कहा है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, अब आपको सारे हिस्ट्री उस दिन जो काम आएगी वो ये वाला क्वेश्चन काम आएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि कौन कम है कौन ज्यादा है, बस आपको बार बार अपनी नॉलेज को सटीक रखना है और अपडेट रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड पता है आपको, वैदिक काल का कालखंड पता चल गया,
किन लोगों ने वैदिक सभ्यता को बसाया था, कहाँ के थे, इंडिया के निवासी थे या नहीं थे, मध्य एशिया के थे, उत्तरी ध्रुव के थे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ये मैक्स मूलर ने कहा। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी भी नॉलेज को बढ़ाता हूँ, जिन बातों को ध्यान रख रख के, वो ये है कि ये सभ्यता जो थी वो शहरी थी, और ये वाली सभ्यता इसको ग्रामीण कहा गया। और आप में से जो बच्चे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते होंगे तो इसके आगे सभ्यता नहीं लगाया जाता, इसको सिर्फ वैदिक काल कहा जाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो वैदिक काल, लेकिन आपको मैं पढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि आपको ज्यादा कठिन ना लगे। समझ गए आप लोग? हाँ, एक बात और, यहाँ की जो नदी है सिंधु, ये दोनों में कॉमन देखने को मिलेगी। सिंधु नदी यहाँ भी थी, ये इसके साथ फली फूली थी, और यहाँ भी आपको सिंधु देखने को मिलेगी। सिंधु के आसपास का ये एरिया था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है, जिसे पवित्र नदी कहा गया, वेदों में जिसका सबसे ज्यादा बार जिक्र आया, वो थी आपकी सरस्वती। सरस्वती नदी थी, और आपका गंगा यमुना का जिक्र है, लेकिन बहुत कम है। समझ गए आप लोग? मैंने आपसे बार बार कहा, कोई कालखंड है, कोई सभ्यता है, या कोई लोग हैं, वो